A safe work environment is a basic right, and India's recent decades of high growth should have assured in a framework of guarantee. Unfortunately, successive governments have not felt it necessary to redefine many fundamental conventions of the International Labour Organization, covering organized and unorganized sectors, workers' safety, including the Occupational Safety and Health Convention 1981. But recently, the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 OSH Code received the President assent on September 28, 2020 along with two other codes. So we take a look at some of the key provisions of the OSH Code below. So I welcome you all in Crack Grade B, and we will see the various key provisions of the Code on Occupational Safety, Health and Working Condition in this video lecture. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सभी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया है, तो आप हमारा मटेरियल 25% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी खरीदना चाहते हैं, it will cost you 1299. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle, it will cost you 1099. And if you want to purchase only 899 में आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप हमारा मटेरियल 799 रुपए में पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे मटेरियल के अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमने अपने मटेरियल में लेबर कोड को अपडेटेड फॉर्म में दिया है और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट। देखिए, दिस इज द टाइमलाइन फॉर दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। सितंबर 19, 2020 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। सितंबर 22, 2020 को ये लोकसभा से पास हो गया, और सितंबर 23, 2020 राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया गया है, और गवर्नमेंट इस पर अब गवर्नमेंट जो है रूल फ्रेम करने जा रही है। तो अप्रैल से के सारे लॉज जो हैं वो रूल्स के साथ पिक्चर में आ जाएंगे और फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे मेजर पॉइंट यहां पर दिया गया है कि दिस कोड प्रपोज टू सबस्यूम 633 प्रोविजंस ऑफ 13 मेजर लेबर लॉज इनटू वन सिंगल कोड with 143 provision. In short, we can say that 633 provisions को 143 provisions में कवर कर दिया गया है। तो ये इतने के सारे जो हेक्टिक provisions थे उनको शॉर्ट फॉर्म में 143 provisions में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये सारे के सारे जो एक्ट है 13 मेजर लेबर लॉज हैं उनको केवल एक लेबर कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? वन सिंगल कोड, और जितने सारे के सारे जो कंफ्यूजन्स थे इन कोड को लेके, इतने सारे के सारे लॉस के अलग अलग प्रोविजंस हुआ करते थे, वो अब केवल 143 प्रोविजंस के साथ काम करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सारे के सारे एक्ट देख लेना। इस पर भी कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि किस किस लॉ को सब्स्यूम किया है, बट इट शुड बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चंस की आशा आप यूपीएससी से ना रखें। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कवर किस किस चीज को करता है। सबसे बड़ी चीज यहां पर एक एग्जेम्पशन दिया है। वो एग्जेम्पशन क्या है? अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट विल बी एम्पावर to exempt any new factory from the provision of the code in order to create more economic activity and employment. इस बात को आप यहां से इस पॉइंट से समझिए कि पहले न्यू फैक्ट्री को खोलने के लिए जो आपको मैंने पहली स्लाइड में लॉस दिखाए थे, उन सारे के सारे लॉस के प्रोविजंस को अप्लाई करके कोई एक एम्प्लॉयर एक नई फैक्ट्री खोल सकता था। लेकिन अब ये पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर कि वो किस फैक्ट्री को
एग्जेम्प्ट करना चाहती है इस लेबर कोड ऑन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ से। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है यहां पर। नाउ कवरेज, 2 पॉइंट हैं, बहुत छोटे से पॉइंट हैं, आप इस पर याद रख सकते हैं। कोई भी प्रीमिसेस और मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है और 20 वर्कर्स और उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये उस एरिया को कवर करेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी प्रीमिसेस में विदाउट यूजिंग पावर काम हो रहा है, मान लीजिए कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर उसमें 40 वर्कर काम कर रहे हैं और वहां पर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसमें भी ये लेबर कोड अप्लाई होंगे, यानी कि कवरेज उस एरिया को भी ये लेबर कोड कवर करेंगे। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन टेक अवे फ्रॉम हियर इज दैट it will exclude the mines from the definition of a factory, and the second point, कोई भी फैक्ट्री जहां पर hazardous activities हो रही हैं उसमें ये कोड ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा। इट मींस केमिकल फैक्ट्रीज, फायर एंड क्रैकर्स फैक्ट्रीज, जितनी भी हैजर्डस फैक्ट्रीज हैं, this code will automatically applicable on this establishment where any hazardous activity is carried out regardless of the number of workers। जरूरी नहीं है कि वहां पर 5 वर्कर्स काम करें या 20 जो थ्रेशोल्ड इसने दिया है ऊपर 20 और 40 वर्कर्स काम करें, बट अगर वहां पर हैजर्डस एक्टिविटीज हो रही है तो ये कोड वहां पर एप्लीकेबल होगा। नाउ कवरेज में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसमें आप याद रखें। इट स्पेसिफाइड दैट द कोड विल अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग 50 और मोर वर्कर्स लास्ट 1 ईयर में। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने 50 वर्कर्स के साथ काम किया है पिछले 1 साल के अंदर, देन दिस लेबर कोड विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट कॉन्ट्रैक्टर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, देखिए यहां पर मैंने 3 चीज दिखाई है, वो मैं आपको इस फिगर से भी, आप इन दोनों फिगर से उसको याद कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और शिप ऑफ वार ऑफ एनी नेशनलिटी पर ये कोड अप्लाई नहीं होगा। देखिए मैंने इसको क्रॉस किया है, तो आप इस फिगर से भी इसको याद रख सकते हैं। बट वन कैच इज हेयर दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या किसी भी एम्प्लॉयमेंट का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दिया और ये कॉन्ट्रैक्टर 50 वर्कर से ज्यादा लोगों को लेके काम कर रहा है, इट मींस दिस कोड विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस कॉन्ट्रैक्टर, जो मैंने इस फिगर से शो किया है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के केस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये कोड अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। नाउ देखिए सबसे बड़ी चीज है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए कि पिछले जितने भी मैंने आपको एक्ट बताए, ये 13 एक्ट को इन्होंने जो सब्स्यूम किया है, इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड 6 लेबर एक्ट जो पहले हुआ करते थे, उसमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस कराना पड़ता था किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को चालू करने से पहले। तो इस कोड ने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू किया है। इसमें क्या है कि जस्ट 1 इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल, और अगर कोई भी एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन जाके कराता है तो 60 दिन के अंदर उसको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज दैट some establishments such as factories and mines and those hiring workers such as the BD and cigar workers may be required to obtain additional license to operate। पहले क्या होता था, 6 लेबर एक्ट थे, सबको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन देने पड़ते थे, बट अभी क्या है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हो सकता है और विद इन 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को
पा सकता है कोई भी एम्प्लॉयर जो अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट या अपनी फैक्ट्री को शुरू करना चाहता है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जो प्रोसेस है, इट विल बी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। वन कैच इज हियर, BD and cigar workers may require to obtain additional license to operate, and it will also decided by the government. Most important point is the interstate migrant workers and unorganized workers के लिए इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। देखिए, हमको पता है कि ISMW एक्ट के अकॉर्डिंग जो 40 साल पुराना एक्ट है, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सबसे पहले इस कोड में बात की गई। इससे पहले भी एक एक्ट था, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कर एक्ट 1979, जो 40 साल पहले आया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल वर्कर्स हु लीव देयर ओन होम स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल में क्या होता था, ये एक्ट जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये अप्लाई होता था 5 और मोर माइग्रेंट्स वर्कर्स पर। अब इसमें सबसे बड़ा इसका जो लॉस था वो ये था कि इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ईच रजिस्टर्ड वर्कर मस्ट बी इशूड अ पासबुक विद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट। बट ये पासबुक जो इस एक्ट में डिफाइंड की गई थी वो किसी भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं दी जाती थी। इसका पर्पस क्या था? इट विल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट विदाउट अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट एक्चुअल में ये चीज होती नहीं थी। तो इन्हीं सारे फ्लॉस को इंप्रूव किया गया है इस कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर्स, सेफ्टी हेल्थ ऑफ वर्कर्स। सबसे बड़ी बात, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है, दोज वर्कर हु आर गेटिंग लेस देन 18,000 रुपीज और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 18,000 का थ्रेशोल्ड है वो गवर्नमेंट कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। तो अभी के केस में मान के चलेंगे जो लोग 18,000 से कम पैसे पा रहे हैं उन पर ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में उनको काउंट किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी आपने सुना होगा वन नेशन वन कार्ड, जिसमें कई सारे स्टेट्स हैं वो आपस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे ताकि एक स्टेट का जो वर्कर है दूसरे स्टेट में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठा सके। द सेकेंड पॉइंट, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड हुआ करता था उसका भी बेनिफिट इन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा। तीसरा, इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। हमको पता है कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इस कोड के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर प्रोविजंस हैं और बेनिफिट्स हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस इन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को दिए जाएंगे। ओके, तो ये बेनिफिट्स हो गए। 3 बेनिफिट्स हैं इस कोड के अंदर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक न्यूज थी, हम लोग सुन रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि डाटा बेस फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ डाटाबेस फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो इसके लिए एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है पेपर में। दिस रिपोर्ट वाज published by the labor ministry and will build a new database for migrant worker as well as those in informal economy। अभी क्या हुआ था दोस्तों, कोविड की सिचुएशन में इतने सारे वर्कर्स जो हैं वो बड़े बड़े शहरों से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। बट उनको अगर गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट देना चाहती है, फॉर एग्जांपल अगर उनको मनरेगा में कोई वर्कर मुंबई से और अगर झारखंड वापस आ रहा है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एनी रिकॉर्ड उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट देगी अपने यहां पर? तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉस था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि डाटाबेस तैयार करने की कोशिश की है और उस पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि मनरेगा में जो लोग वर्कर्स
ऑलरेडी सेटल्ड हैं, एक पोर्टल बनाया है, वेबसाइट बनाई है जिसमें वर्कर्स अपने आप खुद ही जाके उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आधार बेस्ड भी रजिस्ट्रेशन इस डेटाबेस के अंदर मान्य होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोड ऑन वेजेस के कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने कि डेटा बेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो फ्रेंड्स, डेटाबेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कैन रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल, जिस पोर्टल की बात मैंने की, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आधार, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले वीडियो में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो कुछ और प्रोविजंस हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देख के अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।